पहला क्वेश्चन है कि प्रोमिनेंस ऑफ बटॉक्स कौन-कौन से मसल बना रहे होते हैं? तो ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशियल एटम बना रहे होते हैं। अगर इनकी अटैचमेंट्स की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो होता है, ये इसका आगे क्वेश्चन आ रहा है अटैचमेंट का। बाकी नर्व स्प्लाइस होता है, इसका इंफीरियर ग्लूटियल नर्व होती है और इन तीनों की जो होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है। जो ग्लूटियस मीडियस और मैक्सिमस होते हैं, ये एक्सटर्नल इलियम से ही निकल रहे होते हैं दोनों, और जाकर ये अटैच ये लेटरल सर्फेस पर हो रहा होता है या इंटीरियर सर्फेस पर होता है। ये तो इंटीरियर सुपीरियर एक्सपांस से निकल के टिलियोटिबल ट्रैक्ट के अंदर इसके इंसर्शन होती है। बाकी ये जो सारे होते हैं, ये जो ग्लूटियल रीजन के मसल थे, इनका काम हमारे पास यही होता है कि ये एबडक्शन और रोटेशन ऑफ द थाई करा रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं विच साइड इज सेफ, ये भी आगे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद टू कॉजेज ऑफ इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व फ्रैक्चर ऑफ फिबुला हो जाता है, इंजर हो जाती है क्योंकि वो फिबुलर नेक के गिर्द ज्वाइन करके तो फिर जा रही होती है, और इसके अलावा डिस्लोकेशन अपनी हो जाए तब भी कॉमन फिबुलर नर्व जो है इसकी इंजरी हो जाती है। मोटर और सेंसरी डेफिसिट बताना है और एज वेल एज गेट ऑफ सच पर्सन। तो इसकी वजह से जो सेंसरी डेफिसिट होगा उसमें तो सारी इसकी जो क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके अंदर सूरल कम्युनिकेटिंग नर्व आ जाती है, लेटेस्ट क्यूटेनियस नर्व द काफ आ जाती है, इनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंट्रोपोस्टीरियर आस्पेक्ट जो एंट्रोलेटरल आस्पेक्ट जो है लेग का डोर्सम ऑफ द फुट, इसके अलावा जो फर्स्ट लेफ्ट होता है जो फर्स्ट लेफ्ट होता है इंटरडिजिटल क्राफ्ट ऑफ द फुट, वहाँ पर जो होगा वो नहीं हो, सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाएगी। इसके अलावा मोटर जो आ जाती है उसमें एंटीरियर और लेटरल कंपार्टमेंट को कॉमन फिबुलर नर्व बेसिकली सप्लाई कर रही होती है, और यानी डोर्सी फ्लेक्सर्स और रिवर्टर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी तरफ नर्व सप्लाई नहीं जा रही। फिर गेट्स आ जाती हैं। उसके बाद गेट्स आ जाती हैं। गेट्स जो होती हैं वो चार तरह की, तीन तरह की गेट्स होती हैं जो कि कंपनसेट करी होते हैं कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी को, या फिर अगर जो है हिप के जो एबडक्टर्स हैं जिसमें स्पेशली ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस आ जाता है, अगर वो भी पैरालाइज हो जाए तो तब भी हमारे पास डिफरेंट तरह की गेट्स अपेयर हो रही होती हैं। पहली गेट होती है वेडलिंग गेट। वेडलिंग गेट कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से हो रहा होता है ना फुट ड्रॉप, तो वेडलिंग गेट आ जाता है। वेडलिंग गेट में ये होता है कि इंडिविजुअल जो है वो अपोजिट साइड पे एक जो होता है लिम्ब वो लॉन्ग हो जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसमें फुट ड्रॉप हो जाता है जिसके अंदर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी होगी। तो वो जो लॉन्ग लिम्ब है उससे ऑपोजिट साइड वाले जो है लिम्ब के ऊपर वो लीन करेगा फॉरवर्ड, और फिर हाइकिंग ऑफ द हिप होगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप वो लेगा। स्विंग फेज इस तरह क्रिएट होगा। स्विंग आउट गेट होता है कि जो लॉन्ग लिम्ब है उसको वो लिटरली बाहर से लेके आके तो फिर रखेगा, क्योंकि वो लॉन्ग है, वो इस तरह सामने अगर रखे तो वो नहीं, स्विंग फेज प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होता, टूल्स क्लियर नहीं करते ग्राउंड। स्टेपेज गेट आ जाता है, हाई स्टेपेज गेट। इसमें ये हो जाता है कि एक्स्ट्रा फ्लेक्शन होती है कि नीज़ को बहुत ऊपर पहले लेके जाएगा, ठीक है, रेस करेगा और फिर वो नीचे रखेगा। इन द केस ऑफ लेसर पैरालिसिस ये हो रहा होता है। फिर आती है एक्स्ट्रा किक जो होती है वो ऐड हो जाती है स्विंग फेज के अंदर, ताकि जो 4 फुट है उसको अपर फ्लिप करके अपर उसकी फ्लिप हो जाए उसे ग्राउंड पे रखने से पहले, ताकि जो स्विंग फेज है वो प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए इवन विद द टू लॉन्ग लिम्ब। उसके बाद क्लासिफाई नेम्स ऑफ द वेन्स ऑफ लेग। मस्लो वेनस पंप क्या होता है, और डिफाइन वेरिकोज वेन हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। जो वेन्स ऑफ द लेग होती हैं वो सुपरफिशियल और डीप वेन्स होती हैं। सुपरफिशियल वेन्स सबका टिश्यू के अंदर होती हैं, डीप वेन्स होती हैं वो डीप फेशिया के अंदर होती हैं, और वो आर्टरीज वगैरह को एकम्पनी कर रही होती हैं। अब जो सुपरफिशियल वेन्स आ जाती हैं उसमें ग्रेट सेफनेस वेन और स्मॉल सेफनेस वेन आ जाती है, और डीप वेन्स के अंदर वेन कॉमेडेंट्स आ जाते हैं जो कि कंपनी कर रही होती हैं तमाम मेजर आर्टरीज को और उनकी ब्रांचेस को। तो ये हम आर्टरीज के नाम से कर लेंगे। और जो फिर तीसरी चीज़ आ जाती है परफोरेटिंग वेन। डीप वेन्स की अगर हम नेम की बात करें तो मीडियल लेटरल प्लांटर नर्व डोर्सालिस प्लांटर वेन, डोर्सालिस पीडियस वेन एंड टियर पोस्टीरियर टिबियल वेन, पेरोनियल वेन, पॉप्लेटियल वेन, फेमरल वेन, इस तरह आ जाएगा। और जो परफोरेटिंग वेन्स होती हैं ये ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द सुपरफिशियल वेन और पेनिट्रेट करती हैं डीप फेशिया के अंदर। ये ब्लड फ्लो अलाउ कर रही होती हैं फ्रॉम सुपरफिशियल वेन्स टू डीप वेन्स, और ये ऑब्लिक एंगल पे पास कर रही होती हैं। ये मसल अगर इसके गिर्द वाले कॉन्टैक्ट करें तो ये कंप्रेस कर जाती हैं इस तरह, फिर ये ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। उसके बाद मस्कुलोवेनस पंप, सोलियस मस्कुलोवेनस पंप होता है। वेरिकोज वेन जो होता है इसमें ये होता है कि जो वेन्स थी वो उनके वॉल्स काम नहीं कर रहे, या परफोरेटर्स का मसला है जिसकी वजह से डायलेटेड टॉर्चरस अपीयरेंस हो गई है वेन्स की, और इसके कॉम्प्लिकेशंस में अल्सर वगैरह हो सकते हैं, और ये पोस्टेरोमीडियल पार्ट ऑफ द लेग पर ज़्यादा कॉमन होती हैं। इसकी वजह से हाई प्रेशर ब्लड जो होता है वो डीप वेन से सुपरफिशियल वेन में चला जाता है, और ज़्यादातर ये ग्रेट सेफनेस वेन के साथ वेरिकोज वेन होती है और उसके ट्रिब्यूटरीज के साथ। कॉज इसका इनकम्पिटेंस ऑफ द वॉल या इनकम्पिटेंस ऑफ द परफोरेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर जो कि बाउंड्रीज बना रहे होते हैं पॉप्लेटियल फोसा के, उसके कॉन्टेंट्स। ये पॉप्लेटियल फोसा है तो हमारे पास जो सुप्रोलेटरल साइड पर है वो सेमी मेम्ब्रेनोसिस है SM, और उसके ऊपर सेमिटेंडेनोसिस होता है, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं या ग्रेसिलस और सार्टोरियस, और दूसरी तरफ सुप्रोलेटरल साइड पर बाइसेप्स फेमरस और वास्टस लेटरालिस आ जाता है। नीचे अगर हम देखें इंफ्रोमीडियल साइड पर गैस्ट्रोकनीमियस का मीडियल हेड होता है, और इंफ्रोलेटरल साइड पर गैस्ट्रोकनीमियस का लेटरल हेड होता है, और साथ प्लांटाइटिस प्रेजेंट होता है। फ्लोर जो होता है इसका वो फीमर उसका कैप्सूल और पॉप्लेटियल फेशिया कवरिंग द पॉप्लेटिस मसल बना रहा होता है, और इसके जो कंटेंट्स होते हैं इसमें फेमरल उसमें पॉप्लेटियल आर्टरी, पॉप्लेटियल वेन, इसके अलावा कॉमन फिबुलर नर्व, टिबियल नर्व और पोस्टीरियर कटेनियस नर्व द थाई, कुछ लिम्फ नोड्स होंगे, कुछ कनेक्टिव टिश्यू होगा, और ऑप्टेटर नर्व के जेनिकुलर ब्रांचेस के अलावा फैट भी प्रेजेंट होगा। उसके बाद 6 स्ट्रक्चर जो कि पास कर रहे होते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के, टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस,
इंटीरियर टिबियल आर्टरी, डीप फिब्रिलर नर्व और डिजिटोरम लॉन्गस और पेरोनियस टर्शियस। टू लॉन्ग लिम्ब या ट्रेंडलबर्ग टेस्ट ये होता है कि जिसका सुपीरियर ग्लूटियल नर्व का लेजन हो, और जब उस पेशेंट को कहा जाता है कि वो एक ही लेग पे खड़ा हो तो पेल्विस जो होता है वो अनसपोर्टेड साइड पे डिसेंड कर जाता है। इसका ये मतलब होता है ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस जो है वो सपोर्टेड साइड के वीक और नॉन फंक्शनल है। यानी जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस होते हैं राइट वाली साइड के भी लेफ्ट वाली साइड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इस तरह होता है। इस साइन को हम पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन कहते हैं, जब पेल्विस जो है वो अनसपोर्टेड साइड पर डिसेंड कर जाता है। इसकी वजह से जो लिम्ब है वो टू लॉन्ग हो जाता है और वो ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाता। स्विंग फेज में प्रॉब्लम हो रहा होता है। इसके कॉजेज पूरे ग्लूटेल नर्व की इंजरी आ जाती है, फ्रैक्चर ऑफ द रेट्रोसेंटर आ जाता है, डिसलोकेशन ऑफ द हिप आ जाती है, या कॉमन फिब्रिलर नर्व की इंजरी के केस में भी फिब्रिलर नेक फ्रैक्चर यानी डिसलोकेशन, इन सब के केस में भी यही हो रहा होता है। यानी या तो सुपीरियर ग्लूटेल नर्व इंजरी हो गया या कॉमन फिब्रिलर नर्व इंजरी हो गया, और वो जिस तरह हो सकती है इंजरी उस तरह, तो उसकी वजह से टू लॉन्ग लिम्ब या पॉजिटिव ट्रेंडलबर्ग साइन प्रोड्यूस हो जाएगा। अटैचमेंट्स नर्व्स में एक्शन है तो मसल अटैच होता है मीडियल सर्फेस ऑफ द टिबिया, मीडियल सर्फेस ऑफ द टिबिया पे सार्टोरियस, ग्रेसिलस और सेमीटेंडिनोसिस अटैच होते हैं। सब ये अटैच तो हो जाएंगे वहाँ पर जाके मीडियल सर्फेस ऑफ द टिबिया पर। और सार्टोरियस का हमें पता है कि वेंटियर्स पे स्पाइन से निकल के जा रहा होता है, और सेमीटेंडिनोसिस जो होता है विस्कली वेलोसिटी से निकल के जा रहा होता है। ये जो होते हैं ये इसमें सार्टोरियस फेमरल नर्व, ग्रेसिलस ऑब्टुरेटर नर्व और सेमीटेंडिनोसिस टिबियल डिवीजन ऑफ द शैटिक नर्व से कर रहे होते हैं। तीनों अलग अलग कंपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो फंक्शन है वो भी अलग है। फ्लेक्सर ऑफ हिप एंड ये सार्टोरियस फ्लेक्सर ऑफ हिप, और इसके अलावा ग्रेसिलस जो है वो एबडक्शन करा रहा होता है, और सेमीटेंडिनोसिस जो है वो एक्सटेंशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ द लेग करा रहा होता है। इनको गायरोप्स भी कहते हैं। तीनों अलग अलग रीजन के मसल हैं तो इनकी अलग अलग अपनी अपनी नर्व सप्लाई होती है। उसके बाद आ जाता है कि फैमिली शीथ क्या होती है और उसकी फॉर्मेशन बतानी और बताने क्योंकि क्यों फैमिली नर्व जो होती है फैमिली शीथ से बाहर पड़ी होती है। फैमिली शीथ जो होती है फनल शेप स्लीव होते हैं हमारे पास, जो कि फैमिली आर्टरी वेन और फेशिया वगैरह को कवर कर रहा होता है। और इसके बाद हमारे पास फिर कनाल शुरू हो जाती है, फैमिली कनाल। इसमें सुपीरियरली फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है एंटीरियर साइड पर, और पिछली साइड पर फेशिया इलेका होता है। और जो इन्फीरियर साइड पर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और सराउंडिंग वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। कंपार्टमेंट्स की बात करें तो कंपार्टमेंट्स इसके जो होते हैं वो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं मेजर। एक सबसे लेटरल कंपार्टमेंट होता है, वो आर्टीरियल कंपार्टमेंट होता है, इसके अंदर कोई नर्व नहीं होती लेकिन किसी नर्व की ब्रांच हो सकती है। फिर वीनस कंपार्टमेंट आ जाता है जो कि इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, जिसके अंदर फैमिली वेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद मीडियल कंपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जो कि फैमिली कैनाल आगे जाके बना देते हैं अपर एंड, इसको हम फैमिली कैनाल को फैमिली रिंग कहते हैं। इसके अंदर जो होते हैं नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स, रोजन मिलर जो लिम्फ नोड है वो प्रेजेंट होता है। और बाहर हमारे पास फेमरल नर्व पड़ी होती है। फेमरल नर्व बाहर इसलिए लास्ट कर रही होती है, बाहर इसलिए एग्जिस्ट कर रही होती है क्योंकि फेमरल नर्व जो होती है वो इलेक फोसा के अंदर लाई कर रही होती है, इन द गटर बिटवीन द स्वास एंड इलेकस और इलेक फेशिया के बिहाइंड। तो फेमरल शीथ के बिल्कुल लेटरल ट्रांसवर्सैलिस फेशिया होता है और फेशिया इलेका होता है, वो फ्यूज़ करके इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ फ्यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए फेमरल नर्व जो होती है वो इसी जो फेशिया होता है उसी से बाहर पड़ी होती है, तो इसलिए फेमरल शीथ से बाहर पड़ी होती है। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो जो फेशिया होता है एब्डोमेन को उससे बाहर पड़ी होती है, तो फेमरल शीथ से बाहर होती है। फिर स्ट्रेंगुलेशन उन्होंने पूछी हुई है कि फेमरल हर्निया इज़ मोर लायबल टू स्ट्रेंगुलेशन। इसकी स्ट्रेंगुलेशन ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि जो लेगिनर लिगामेंट है उसका मार्जिन कनकेव होता है और शार्प एजेस होते हैं फेमरल रिंग के, इस वजह से स्ट्रेंगुलेशन हो जाती है और पैसा जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ब्लड वेसल्स अगर कंप्लीट ऑक्लूड हो जाए तो उसकी वजह से गैंग्रीन हो जाता है, और जो पार्ट होगा उसका इंटेस्टाइन का, उसके वेस्कुलर इम्पेयरमेंट हो जाती है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। ओरिजिन कोर्स एंड रिलेशंस मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड ब्रांचेस ऑफ द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो है लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉप्लेटियस से ओरिजिनेट करती है, टिबिया और फिबुला के दरमियान से गुजरती हुई गैस्ट्रोसिनेमियस से डीप जाती है, और उसके बाद सोलियस से डीप टू द सोलियस वो बैक ऑफ द लेग के अंदर एंटर होती है। उसके बाद वो डाउनवर्ड रन करती है और मीडियली रन करती है लेग के अंदर, जो मीडियल मेल्यूलस और कैल्केनियस है उसके दरमियान से गुजर के फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप जाती है और वहाँ पर डर्मल ब्रांचेस देती है। उसके डर्मल ब्रांचेस में हमारे पास मीडियल और लेटरल प्लांटर आर्टरीज आ जाती हैं। इसकी ब्रांचेस PANAMA से, P से पेरोनियल आर्टरी, N से आ जाती है न्यूट्रिएंट आर्टरी ऑफ द टिबिया, M से मस्कुलर आर्टरी और A से एनास्टोमोटिक ब्रांचेस आ जाती हैं। और इसके अलावा टर्मिनल आर्टरीज होती हैं, मीडियल प्लांटर आर्टरी और लेटरल प्लांटर आर्टरी। फिर आ जाता है पोस्टीरियर टिबियल पल्स। उन्होंने पूछा हुआ कहाँ हम इसे पैल्पेट करते हैं, तो हमारे पास जो कैल्केनियम के अगेंस्ट हम इसे पैल्पेट कर रहे होते हैं। यूँ होता है कि हम मीडियल मेल्यूलस और एक्विलस टेंडन के दरमियान एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके मिड पॉइंट पर 3 फिंगर प्लेस करते हैं और हमें पैल्पेशन फेल्ट हो जाती हैं। अगर नहीं फील हो रही पैल्पेशन, जिसका मतलब है कि पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है या फिर कैल्सिफिकेशन है, और इस पॉइंट को जहाँ पर हम फील कर रहे होते हैं इसे पिमेंटा पॉइंट कहते हैं, PIMENTAS पिमेंटास पॉइंट। उसके बाद रह गए पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के रिलेशन इसके इस तरह करते हैं, सुपरफिशियल कुछ आ जाता है और कुछ डीप चीज़ें आ जाती हैं। इसकी जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं हमने अंदर भी डिस्कस की, गैस्ट्रोक्रीमियस, सोलियर स्किन, फेशिया, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और एब्डक्टर हेलिसिस इसके सुपरफिशियल पड़ा होता है, जिसका डीप टिबियालिस पोस्टीरियर फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस पड़ा होता है।
कौन सी आर्टरीज़ जो होती हैं वो नी जॉइंट को सप्लाई कर रही होती हैं, तो नी जॉइंट के जो एनास्टोमोसिस होता है पूरा वो नी जॉइंट को सप्लाई कर रहा होता है। और जो अगर एग्जैक्टली आर्टरीज़ की बात करें तो हम कहेंगे कि जेनिकुलर आर्टरीज़ हैं। फिर इसमें पूरा एनास्टोमोसिस डिस्क्राइब कर देना है, इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कौन सी सप्लाई करती हैं नी जॉइंट के, एंड हाउ विल दे रीच देम, व्हाट इज़ द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द परफ्यूज आर्टीरियल सिस्टम। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यही हो जाएगी कि हमारे पास अगर कोई भी आर्टरी ऑक्लूड हो गई है तो उसकी वजह से नी जॉइंट की जो आर्टीरियल सप्लाई होगी वो ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि बाकी आर्टरीज होंगी वो सप्लाई कर रही होंगी। यानी कि एनास्टोमोसिस बता दिया सारा उसमें, और वो आर्टरीज बता दी और साथ बना भी दिया, और इसमें आ जाता है कि इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर से कौन कौन सप्लाई करी होती है। तो इंट्राआर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मिडल जेनिकुलर ब्रांच होती है पॉप्युलेटल आर्टरी की, जो कि अंदर जाके क्रूशियल लिगामेंट्स एनुलर मेम्ब्रेन और मेनिस्काई के जो मार्जिन होते हैं उनको सप्लाई करी होती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है इस आर्टीरियल सप्लाई की? ये इंपॉर्टेंस होती है कि अगर कोई भी ओक्लूजन हो गई तो दूसरी वेसल जो है एनास्टोमोसिस डेवलप करके तो बाईपास कर देगी उसको, उस ओक्लूजन को सप्लाई मेंटेन रह जाती है। दूसरी बात ये आ जाती है कि एंड आर्टरीज होती हैं और अगर इनको वंस डैमेज हो जाए तो इनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेग यूजलेस हो जाती है। लिगामेंट्स जो कि डीप होते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस के और उनके अटैचमेंट्स, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो होता है वेस्कल टिबरोसिस से पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन तक जा रहा होता है, जो सैक्रोस्पाइनस होता है वेस्कल स्पाइन से सैक्रोकॉक्सिडियल जंक्शन तक जा रहा होता है। ग्रेटर शैटिक फोरामेन, और इन ये दोनों जो होते हैं सैक्रम को स्टेबलाइज करे होते हैं, और जो नोचेज होते हैं शैटिक नोचेज उनको फोरामेन के अंदर कन्वर्ट करे होते हैं। जो फोरामेन्स होते हैं जो ग्रेटर फोरामेन के कॉन्टेंट्स वहाँ से जो पास कर रहे होती हैं चीज़ें वो आई पिन स्पिन से, और लेसर फोरामेन की PINTO से। ये इनके निमोनिक्स हो गए। उसके बाद आ जाता है कि आर्टिकुलेटिंग सर्फेस कौन सी होती है एंकल की, और कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंकल को आपस में बाइंड कर रहे होते हैं। एंकल की जो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस होती है उसमें लोअर टिबिया आ जाता है, लेटरल मेलियोलस ऑफ द फिबुला, और इसके अलावा टेलोफिबुलर लिगामेंट आ जाता है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं चीज़ें। उसके अंदर टिब्यूलर फिबुलर लिगामेंट्स आ जाते हैं, इसके जिसमें हमारे पास एक मीडियल लिगामेंट होता है जिसे डेल्टॉइड लिगामेंट भी कहते हैं, और लेटरल लिगामेंट होता है जिसके अंदर 3 फर्दर लिगामेंट्स आ रहे होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट्स, और एंटीरियर पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट्स थे। इसके अलावा फिब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये सब मिलकर एंकल जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फॉर्मेशन और आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जो ग्लूटियल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और उनके फंक्शंस। ग्लूटियल रीजन के 3 एनास्टोमोसिस होते हैं, एक क्रूशियल एनास्टोमोसिस होता है, एक ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस होता है और एक लॉन्गिट्यूडिनल एनास्टोमोसिस होता है बिटवीन द परफोरेटिंग आर्टरीज। ये तीनों बताने के बाद जो है जो इंपॉर्टेंस है वो बता देनी है। क्रूशियल एनास्टोमोसिस एक्सटर्नल इलियक कार्डियल फैमिली आर्टरीज के दरमियान शंट प्रोवाइड कर रहा होता है। ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस फीमर को सप्लाई दे रहा होता है अपनी ब्रांचेस के थ्रू, और इसके अलावा हेड ऑफ द फीमर की सर्कुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ओरिजिन कोर्स ऑफ प्रोफंडा फेमस आर्टरी। प्रोफंडा फेमस आर्टरी जो होती है लेटरल साइड फेमरल आर्टरी से फेमरल ट्रायंगल के अंदर निकलती है, एडक्टर लॉन्गस और एडक्टर ब्रेविस के दरमियान से गुजरती है और फिर एडक्टर मैग्नस के ऊपर लाई कर रही होती है और एंड हो जाती है एज द फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी। इसकी ब्रांचेस में हमारे पास मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ जाती है जिसके एसिटेबुलर असेंडिंग और ट्रांसवर्स AATM से याद रखते हैं ब्रांचेस होती हैं, और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी जिसके डिसेंडिंग असेंडिंग और ट्रांसवर्स LADT ब्रांचेस होती हैं। उसके अलावा पहली 3 परफोरेटिंग आर्टरी और ये खुद टर्मिनेट करती है एज द फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी। मीडियल इसके बाद आ जाती है नेम इट्स ब्रांचेस। फिर बताना है कि फीमर को कौन सप्लाई दे रहा होता है। फीमर की जो सप्लाई होती है वो उसके हेड और नेक की इंट्राकैप्सुलर सप्लाई जो होती है वो रेटिनाइकुलर आर्टरीज देती है फ्रॉम द ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर पार्ट ऑफ द नेक होता है उसको असेंडिंग ब्रांचेस देती है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमरल आर्टरी की। इधर एंकल जर्क की बात हो रही है जिसके अंदर एक्लेस टेंडन यूज़ हो रहा होता है। उसकी वट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एंकल जर्क इफ नर्व्स आर इंजर्ड, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यूटिलाइज्ड और फॉर्मेशन और उसके अटैचमेंट्स बतानी है। फॉर्मेशन जो होती है एक्लेस टेंडन की वो गैस्ट्रस एनीमियस और सोलियस कर रहे होते हैं, और ये जो इसके मतलब ऊपर से ये बन रहे इनकी जो होती है एक्सटेंशन सुपीरियरली गैस्ट्रिक एनीमियस और सोलियस बना रहे होते हैं और जाके इंसर्ट हो जाता है ऑन द क्लिकेनियल टिबरोसिटी, हील बोन पे जाके इंसर्ट हो जाते हैं। नर्व टेस्ट जो हम कर रहे होते हैं इसके अंदर वो टिबियल नर्व और S1 सेगमेंट होता है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, और इसकी इंजरी के केस में प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होती जब हम एक्लेस टेंडन पर जग देते हैं। वट इज़ द एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल सब सार्टोरियल या एंटर कैनाल होती है। ये एक कैनाल होती है जो कि एपेक्स ऑफ द फेमरल ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाती है और फर्दर नीचे ट्रैवल करती है अंडर द सार्टोरियस, इसलिए सब सार्टोरियल कैनाल कहते हैं। एंटेरोमीडियल साइड पर इसके वेस्टस मीडियालिस होता है। इसके फ्लोर जो होता है वो एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस बना रहे होते हैं, जो इसकी रूफ होती है स्किन सुपरफिशियल फेसिया और सार्टोरियस मसल बना रहे होते हैं। इसके अलावा कॉन्टेंट्स में फेमरल वेसल, सेफनस नर्व और नर्व टू द वेस्टस मीडियालिस आ जाती है, और कुछ ब्रांचेस ऑप्टोरेटर नर्व की भी होती हैं। उसके बाद बोन्स जो कि लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल आर्ट बना रही होती हैं, और फैक्टर जो कि मेंटेन कर रहे होते हैं। आज को इसमें वो सिंपली वो जो BD के अंदर आज का टेबल दिया वो आ जाना है। फैक्टर्स भी उसी के अंदर लिखे हुए उन्होंने। राइट द लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, आल्सो द मेंशन द एरिया ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स सबसे पहले इनकी लोकेशन आ जाती है। हम पहले बताएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है और फिर अपर हॉरिजॉन्टल ग्रुप होता है और लोअर वर्टिकल ग्रुप होता है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो होता है फर्दर उसे सुपीरियर, मीडियल और लेटरल लिम्फ नोड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। लिम्फ नोड के एक ग्रुप होते हैं ना। सुपीरियर लिम्फ नोड जो होते हैं वो लेटरल पार्ट ऑफ द इंफ्रा अम्बलाइकल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ग्लूटियल रीजन को सप्लाई कर रहे होते हैं। मीडियल वाले जो होते हैं वो मीडियल पार्ट ऑफ द इंफ्रा
अम्बिलिकल पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यूरेथ्रा, एनल कैनाल और वजाइना वगैरह को। और जो लेटरल पार्ट होता है इसका, वो स्किन ऑफ द बटक्स को सप्लाई कर रहा होता है। डेस्टिनेशन भी उन्होंने पूछी हुई है, तो वर्टिकल ग्रुप, डेस्टिनेशन हम बाद में बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल हमने बात कर ली। वर्टिकल ग्रुप जो होता है लोअर लिम्ब को कर रहा होता है, एक्सेप्ट द हील एंड द लेटरल पार्ट ऑफ द फुट, जिन्हें पॉप्लेटियल लिम्फ नोड कर रहे होते हैं ड्रेन। जो इसकी डेस्टिनेशन होती है वो ये होती है कि ये सारे पर जाकर डीप इंक्वाइनल लिम्फ नोड के अंदर ड्रेन कर देते हैं, सुपरफिशियल इंक्वाइनल लिम्फ नोड्स। मसल ऑफ द फर्स्ट, और इसके अंदर यूँ ये वाली डायग्राम भी बनाई जा सकती है। उसके बाद मसल लेयर ऑफ द सोल ऑफ द फुट आ जाती है। फर्स्ट लेयर के मसल के नाम लिखने हैं। मीडियल प्लांटर नर्व अगर हो गई है, पैरालाइज हो गया तो कौन कौन से मसल्स को प्रॉब्लम होगा। और इसकी इंजरी की वजह से आप डॉक्टर हेलिसिस और फ्लेक्सर डिटोरम ब्रेविस पैरालाइज हो जाएंगे और सेंसरी लॉस हो जाएगा। मीडियल 3.5 जो डिजिट्स होंगे उनका। सेफनेस ओपनिंग को सेफनेस हाइटिस भी कहते हैं और फोसा ओवैलिस भी कहते हैं। सेंटर, इसके लोकेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ ओपनिंग जो होता है 4 cm बिलो एंड 4 cm जस्ट लेटेड होता है प्यूबिक टुबर्कल होता है। और अपने इसकी बात करें तो 2.5 cm लॉन्ग और 2 cm ब्रॉड होता है, डायरेक्टेड अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस। कंटेंट्स में ग्रेट सेफनेस मीन दो आर्टरीज जो कि सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, गैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी आ जाती है। फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमरल नर्व, इसके अलावा एफरेंट लिम्फेटिक्स और क्रिबिफॉर्म फेशिया, डिरेक्ट ग्रुप ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सारा लिख देना है उसका, सब कुछ उन्होंने पूछा हुआ है। फिर वेरिकोज वेन का सिनेरियो है। वेरिकोज वेन में नेम द क्लिनिकल कंडीशन विच वेज वाज इन्वॉल्व और कोर्स बताना है, उसका टर्मिनेशन बतानी है। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस वेन विच जॉइन एट बिफोर द टर्मिनेशन। बिफोर द टर्मिनेशन एक्सटर्नल पोडेंटल वेन होती है जो कि ग्रेट सेफनेस वेन को जॉइन कर रही होती है। जो ग्रेट सेफनेस वेन का कोर्स आ जाता है डोर्सल द फुट का फॉर्म होती है बाय द डोर्सल वीनस आर्च, और फिर वो फ्रंट ऑफ द मीडियल मेलियोलस आती है। लोअर 1/3 में वो ऑब्लिकली क्रॉस करती है और अपर 1/3 में वो असेंड करती है, जस्ट फिर बैक ऑफ द नी पे जाती है और वहाँ पर वो क्रिबिफॉर्म फेशिया को पेयर्स करके फेमरल वेन के अंदर ओपन हो जाती है और मीडियल साइड द बैक टू को कर रही होती है ड्रेन, और डी वेन्स के साथ ये कनेक्टेड होती है और सेफनेस नर्व इसे कंपनी कर रही होती है और ये प्री एक्सियल वेन होती है। क्वाड्रिसेप्स फेमरस मसल का मतलब होता है कि उसके पास वो क्वाड्रेंगुलर और उसके 4 पार्ट्स हैं। चारों पार्ट्स के नाम बता दिए और डिस्टल अटैचमेंट और नर्व सप्लाई बता दी। डिस्टल अटैचमेंट ये सारे अटैच हो रहे होते हैं जो होता है हमारे पास लिगामेंट होता है उसके थ्रू। क्वाड्रिसेप्स टेंडन के थ्रू ये पटेला पर अटैच हो रहे होते हैं, इसके अलावा टिबियल ट्यूबरोसिटी पर जाकर अटैच हो रहे होते हैं। नर्व सप्लाई जो होती है इनकी फेमरल नर्व होती है और ये बेसिकली एक्सटेंसर्स ऑफ नी होते हैं। हिल्टन्स लॉ जी का क्वेश्चन है। उसके बाद नर्व सप्लाइंग द हिप जॉइंट इन व्यू ऑफ दिस लॉ, तो नर्व्स जो होती हैं सप्लाई कर रही होती हैं, उसका हम बता देंगे कि फ्लेक्सर्स को फेमरल नर्व सप्लाई कर रही होती है, इसलिए फेमरल नर्व जो है वो इसको सप्लाई कर रही होती है हिप जॉइंट को। लेटरल रोटेटर्स ऑप्टोरेटर नर्व से सप्लाई हो रहे होते हैं, ये नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस। एडक्टर्स जो होते हैं ग्लूटल नर्व सप्लाई कर रही होती है, इस वजह से इसको भी कर रही होती है। और एक्सटेंसर्स जो होते हैं टिबियल डिवीजन ऑफ द शाइटिक नर्व सप्लाई कर रही होती है, इसलिए हिप जॉइंट को भी वो सप्लाई करती है। फिर से वो उसका वेरिकोज वेन का क्वेश्चन है और डीप वेन और सुपरफिशियल वेन को उन्होंने पूछा हुआ है। और मैकेनिज्म ऑफ द पेल्विस स्पोर्ट, पेल्विस को किस तरह सपोर्ट मिल रही होती है ड्यूरिंग द वॉकिंग। बैडलिंग गेट कर लिया, टेंडलबर्ग टेस्ट कर लिए। सपोर्ट जो होती है सबसे पहले तो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल आटा दे रहे होते हैं। दूसरी बात आ जाती है क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो होते हैं वो नी वो जो होते हैं लेग को उसको एक्सटेंडेड रख रहे होते हैं ताकि वेट बेयरिंग में हेल्प हो सके। और फुट के जो इन्वर्टर्स और इवर्टर्स होते हैं उनका एक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पेल्विस को वॉकिंग के दौरान सपोर्ट मिल रही होती है। जो ग्लूटियस मीडियस मिनिमस होते हैं, जैसे ही फुट जो होता है वो ग्राउंड से ऊपर होता है तो साथ ही ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये अनसपोर्टेड साइड की तरफ पेल्विस ड्रॉप नहीं होने देते। प्लांटर फेशिया क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। प्लांटर एपिन्यूरोसिस के अटैचमेंट्स और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फाउंड बाय इट। जो उसके कंपार्टमेंट्स हैं 5 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, वो कंपार्टमेंट्स मीडियल, लेटरल, सेंट्रल, इंट्रोशियस और डोर्सल होते हैं। उनके कॉन्टेंट्स बता देने हैं एज पर केएलएन ने बताए हुए हैं। और ये हो गया उसको प्लांटर एपिन्यूरोसिस के अटैचमेंट्स और प्लांटर फेशिया। प्लांटर फेशिया जो होता है एक लिगामेंट के तौर पर रन कर रहा होता है फ्रॉम द प्लांटर, जो प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द फुट पे होता है। बेसिकली जो डीप फेशिया होता है सोल का उसे प्लांटर फेशिया कहते हैं, लेकिन वो मीडियल लेटरल साइड पर बहुत वीक होता है। सेंट्रल जो होता है वो थिक एंड रीजन होता है इस प्लांटर फेशिया का। कैल्केनियस से ओरिजिनेट करता है और मेटाटार्सल पर जाकर इंसर्ट करता है। इसका काम यही होता है कि इसने फुट को होल्ड टुगेदर करना होता है, सोल को इंजरी से प्रोटेक्ट करना होता है, लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस जो इनको सपोर्ट देनी होती है। और इसके अलावा जो वेट बेयरिंग पार्ट होता है गेट का उसके अंदर रोल प्ले करना होता है। प्लांटर एपिन्यूरोसिस होता है जो कि थिक एंड बैंड होता है इन द सोल ऑफ द फुट। पोस्टीरियरली ये कैल्केनियस के साथ अटैच होता है और इंटीरियरली ये 5 स्लिप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है जो कि रिस्पेक्टिव टोज पे जाके लग जाती हैं। ईच साइड पर ये जो मेटाटार्सल बोन्स से लगा होता है। फिब्रस स्ट्रक्चर जो कि नी जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, उसमें मेनिस्कस, सिनोवियल मेम्ब्रेन, फिब्रस मेम्ब्रेन और लिगामेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर क्रूशिएट लिगामेंट्स और कोलेटरल लिगामेंट्स आ जाते हैं। अटैचमेंट बतानी क्रूशिएट लिगामेंट की। क्रूशिएट लिगामेंट इंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होते हैं। इंटीरियर क्रूशिएट जो होता है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया से लगा होता है और फिर वहाँ से असेंड करके जा रहा होता है इंटरकंडाइलर फोर्सा की तरफ। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरकंडाइलर एरिया ऑफ द टिबिया पे लगा होता है, फिर वो असेंड करके जा रहा होता है इंटीरियरली और जाकर इंटरकंडाइलर फोर्सा ऑफ द फीमर के मीडियल वॉल के साथ लग रहा होता है, जबकि जो था एंटीरियर क्रूशिएट हो जाके लेटरल वॉल के साथ लग रहा था।
पोस्टीरियर असेंड करके लेटरल पे जाके लग रहा है, या एंटीरियर असेंड करके मीडियल पे जाके लग रहा है, इंटीरियर असेंड करके मिडिल पे जाके लग रहा है। बाकी इसमें ये बता देना कि इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के किस तरह जो है इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंटीरियर डिस्लोकेशन नहीं होने देते, और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है पोस्टीरियर डिस्लोकेशन नहीं होने देते टिबिया की डिस्प्लेसमेंट। फंक्शन से बता दिया। उसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसके अंदर जो है डोर्सालिस पीडस आर्टरी का पूछा हुआ है कि आर्टरी पहले पैल्पेट की गई है मीडियल टू द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस। तो बेसिकली एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस के दरमियान पैल्पेशन डोर्सालिस पीडस आर्टरी की मिल रही होती है। एंटीआर डीपेल आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है, बिगिन करती है इन फ्रंट ऑफ द एंगल, दोनों मेलेलाई के दरमियान से गुजरती है और फिर मीडियल बॉर्डर ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट पे रन करती है। फर्स्ट जो इंटरमीडिएट टार्सल स्पेस होती है उसके अंदर जाती है, और जो पहला डोर्सल इंट्रूशन होता है उसके दोनों हेड्स के दरमियान से जाकर तो कंप्लीट करती है आर्च को। उसके बाद ओरिजिन हो गया, कोर्स हो गया, टर्मिनेशन होगी कि वो आर्च कंप्लीट कर रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है उसके फुट के अंदर। जो डोर्सालिस पीडस आर्टरी होती है इसकी ब्रांचेस ये जो ब्रांचेस देती है इस कोर्स के दौरान वो लेटरल टार्सल आर्टरीज होती हैं, लेटर टार्सल ब्रांच होती है, मीडियल टार्सल ब्रांच होती है, आर्कुएट ब्रांच होती है जो कि सेकंड थर्ड और फोर्थ परफोरेटिंग आर्टरी बना रही होती है, और इसके अलावा जो फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है वो ये खुद ही बना रही होती है। फेमरल ट्रायंगल, फेमरल शीथ दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। फेमरल ट्रायंगल में ये आता है कि मीडियल साइड पर इसका डक्टर लॉन्गेस्ट बना रहा होता है, लेटरल साइड पर सार्टोरियस बना रहा होता है, इसका फ्लोर जो होता है बैक्टीरिया से लेकर सोस मेजर का टेंडन बना रहे होते हैं, और उसका जो बेस होती है वो इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा होता है, और फिर जिसकी एपिक्स होती है सार्टोरियस और डक्टर लॉन्गेस्ट जहाँ मीट कर होते हैं वहाँ पर इसकी एपिक्स बन जाती है। इसके जो कॉन्टेंट्स होते हैं फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, उन दोनों की ट्रिब्यूटरी और ब्रांचेस, फेमरल शीथ आ जाती है, और इसके अलावा कुछ नर्व्स आ जाते हैं जैसे नर्व टू पेक्टीनियस और फेमरल ब्रांच ऑफ जेनिटल फेमरल नर्व, मसल ऑफ द सेकंड लेयर ऑफ द फुट, और उसकी साथ ही ओरिजिन इंसर्शन वगैरह सब कुछ बता देना है। इंटरमस्कुलर पैसेज जो होता है मिडल थाई के अंदर उसमें वही आ जाता है डक्टर के नाल, और उसकी सारी बाउंड्रीज वगैरह बता देनी है। उसके बाद बर्सा जो कि एसोसिएटेड होते हैं मतलब द ग्लूटियस मैक्सिमस, तो ट्रोकेंट्रिक बर्सा, ग्लूटोफेमरल बर्सा और इसके फेमरल बर्सा आ जाता है। ट्रोकेंट्रिक तो ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर होता है, ग्लूटोफेमरल बर्सा जो होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस और वेस्टस लेटरलिस के दरमियान होता है, और इसके फेमरल बर्सा जो होता है वो ग्लूटल टेबरोसिटी के ऊपर होता है। फिर यहाँ पर उन्होंने वही बात की हुई है कि इंटेग्रिटी हम किस तरह चेक कर रहे होते हैं, सेकल सेगमेंट्स की नॉर्मल रिस्पांस क्या होता है, इसके अंदर कैल्केनियल टेंडन रिफ्लेक्स आ जाना है, और फिर आ जाती है कि कौन सी आर्टरी होती है वो डोर्सम ऑफ द फुट को सप्लाई करी होती है, उसमें डोर्सालिस पीडस आर्टरी आ जाती है। फिर यहाँ पर आ जाता है कि सारा सिनेरियो दिया हुआ है, और मसला ये हुआ है कि इम्प्रॉपर इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन लग गया जिसकी वजह से एब्सेस फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि हमारे पास 3 साइड्स होती हैं सेफ साइड्स, जो कि एक सुपरालेटरल साइड होती है और एक साइड होती है जो कि पोस्टीरियर स्पेरियलिक स्पाइन से ग्रेटर ट्रोकेंटर तक एक्सटेंड कर रही होती है। इस लाइन के सुपीरियर हम लगा सकते हैं इंजेक्शन। तीसरी अल्टरनेटिव साइड होती है ग्लूटियस मीडियस में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जिसे एंटीरियर स्पेरियलिक स्पाइन और ट्यूबरकल ऑफ द एरिक क्रेस्ट और ग्रेटर ट्रोकेंटर ने बाउंड किया होता है। इन तीनों साइड्स में लगा सकते हैं जहाँ पर कोई नर्व और वेस्टल डैमेज नहीं होती, वरना फिर अगर गलत इंजेक्शन अप्लाई कर दिया तो जाए तो कोई भी नर्व जैसे शैटिक नर्व और वेसल्स वगैरह डैमेज हो सकती हैं। लार्जेस्ट मसल जो होता है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है, उसके जो ओरिजिन होती है वो इलियम कॉर्टेक्स और सेक्रम से होती है। इंसर्शन जाके उसकी इलियोटिबल ट्रैक और ग्लूटल लिबरोसिटी भी होती है, और वो एक्सटेंड करा होता है थाई को, लेटरल रोटेशन करा रहा होता है, और आफ्टर सेटिंग वो राइज करा होता है थाई को। इनर्वेशन फिर ग्लूटल नाम आ जाती है। आर्चेस फिर से आर्चेस वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें अगर हम ये वाला पूरा टेबल कर लें तो उससे आर्चेस वाले क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। फिर साथ पेस पेनस पूछा हुआ है, पेस केवस पूछा हुआ है। पेस केवस में ये होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है उसकी बहुत ज़्यादा एक्सैजरेशन हो जाती है, और पेस प्लेनस में ये होता है कि फ्लैट फुट हो जाता है, जो स्प्रिंग्स होते हैं फुट के वो लॉस हो जाते हैं, फुट क्लमजी हो जाता है, और कंप्लीट फ्लैट फुट जब रखें तो वो ज़मीन पर रखा जाता है। शॉक एब्जॉर्बिंग फंक्शन ख़त्म हो जाता है, कनकेविटी ख़त्म हो जाती है, यानी जो सारे जो फैक्टर्स कनकेविटी मेंटेन कर रहे थे वो अब अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे। जो एक्सेप्शनली हाई आर्च होती है वो कॉन्ट्रैक्चर एट द ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट हुआ होता है जिसकी वजह से हो रही होती है। नी जॉइंट को आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस में फीमर के कंडाइल पटेला और कंडाइल्स ऑफ टीबिया आ जाते हैं। उसके जो इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट होते हैं उसके अंदर मेनिस्कस क्रूशिएट लिगामेंट, जबकि एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट पटेलर लिगामेंट फ्लेक्सर का पटेलर लिगामेंट, फिबुलर कलेटल लिगामेंट और टिबियल कलेटल लिगामेंट आ जाता है। ऑब्लिक पॉप्यूटेल और आर्कुएट लिगामेंट आ जाते हैं। लॉकिंग के अंदर ये हो रहा होता है, लॉकिंग के अंदर लिगामेंट सारे टॉट होते हैं, नी रिजिड होता है, और स्टैंडिंग एट अटेंशन के वक्त लॉकिंग ऑफ द नीज हुई होती है। एक फुल एक्सटेंशन पोजीशन पे ज़्यादा देर तक विदाउट द मसल एफर्ट लॉकिंग की वजह से हम रह सकते हैं, और ये मीडियल रोटेशन ऑफ द फीमर की वजह से हो रही होती है ऑन द टीबिया, और इट इज़ प्रोड्यूस टू द क्वाड्रिसेप्स फेमरस एंड द वेस्टिस मीडियालिस उसको असिस्ट कर रहा होता है। अनलॉकिंग पॉप्युलेटियस मसल करा रहा होता है, इसके अंदर लिगामेंट से रिलैक्स होते हैं और स्टैंडिंग एट ईज वाली कंडीशन होती है, और इसमें जो होता है नी फर्दर फ्लेक्स कर सकते हैं उसमें, जबकि नी रिजिड था। वीनस टेनोसिस आ जाता है, वीनस टेसिस आ जाते हैं। वीनस टेसिस उसके कौन कौन से रीजंस क्या होते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। वीनस टेसिस में ये होता है कि ब्लड जो होता है वो स्टेगनेंट है,
और प्रॉपर वेन फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो कैरिंग बैक ऑफ द ब्लड होनी है वो प्रॉपरली नहीं हो रही। वेल्व्स इधर वर्क नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पंपिंग बैक नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो स्किन होगी लोअर लिम्ब की उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इसके रीजंस जो होते हैं कोई भी रीज़न हो सकती है, किडनी फेलियर है या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर हमारे पास जो इनकम्पिटेंसी होगी लूज फेशिया की, जिसकी वजह से मसल जो है जो उनकी कंट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मसल पम्प होता है उसकी वर्किंग कंप्रोमाइज़ हुई है। ज़्यादा देर तक बेड रेस्ट या ड्राइविंग फ्लाइंग के केस में भी वीनस स्टेसिस हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन में ये होगा कि थ्रोम्बस बन जाएगा, और थ्रोम्बस जो होगा फिर वो लंग में जाके पिलमनरी ऑब्स्ट्रक्शन करके डेथ कर सकता है। इसके अलावा डीवीटी, लिम्फेडीमा और अल्सरेशंस वगैरह हो सकती हैं। बेनिफिट्स ग्रेट सफनेस वेन को हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये इसका डायमीटर अच्छा होता है, ये इजीली हम इसे डाइसेक्ट कर सकते हैं, हम इसका लेंथी पोर्शन ले सकते हैं विद मिनिमम अक्रॉस ऑफ द वॉल्स और ब्रांचिंग। बाकी इसकी इलास्टिसिटी भी अच्छी होती है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ये होते हैं कि सेफनेस न्यूरोपैथी हो सकती है, अगेन क्लॉट फॉर्मेशन का चांस होता है, इन्फेक्शन हो सकता है सेफनेस वेन का, और इसके अलावा रिकरेंट सेल्यूलाइटिस हो सकता है, डोनर के लेग में एडिमा हो सकता है। फिर पॉप्लिटियल फोसा की डायग्राम आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा ग्रेट सफनेस वेन का पूछा हुआ है। फ्रैक्चर जो होता है वो कॉमन होता है फीमेल्स के अंदर फेमरल नेक्स का, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हुई होती है, वीक और ब्रिटल होते हैं वो। दूसरी बात आ जाती है कि जो कैल्कर फेमोरल होता है, जो कि थिकनिंग होती है बोन की, जो कि स्ट्रेंथन कर रही होती है फीमर को, वो भी उसकी भी डीजनरेशन हो चुकी होती है। ये बेसिकली जो कैल्कर फेमोरल है ये प्रेजेंट होता है अलॉन्ग द कनकेविटी ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। ब्लड सप्लाई जो आ जाती है एक्स्ट्रा कैप्सूल, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जो आ जाती हैं इसके अंदर, जो कि केस में होती हैं, और उसको मैनेज किस तरह करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में ये आता है कि हमारे पास जो लिगामेंट ऑफ फेमरल हेड है उसकी तरफ जो आर्टरी जा रही होती है वो सप्लाई कर रही होती है प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को, लेकिन उसकी भी सप्लाई जो होती है वो इतनी एडिकेट नहीं होती, जिसकी वजह से एसेप्टिक वेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। अगर वो हो जाए तो फिर बोन ग्राफ्ट देना पड़ता है या फिर हिप आर्थ्रोप्लास्टी करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है कि लेटरल साइड ऑफ द लेफ्ट लोअर लेग पर टेंडरनेस है, मीडियल मेल्यूलस फ्रैक्चर हुआ है, स्पाइरल फ्रैक्चर है लोअर वन थर्ड ऑफ द फिबुला का। पॉड फ्रैक्चर डिसलोकेशन है एंकल की। इसकी हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं पॉड फ्रैक्चर की। जो फर्स्ट स्टेज होती है पॉड फ्रैक्चर की, उसमें ये होता है कि लेटरल मेल्यूलस पर का स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। सेकंड स्टेज में मीडियल मेल्यूलस का फ्रैक्चर भी हुआ होता है। थर्ड स्टेज के अंदर जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है लोअर एंड ऑफ द टिबिया का, उसकी भी एवेलियन हुई होती है। बाकी ये होता किस तरह है, तो अगर फुट किसी होल के अंदर रह जाए और जिसकी फोर्सफुल एबडक्शन रिलेटेड रोटेशन हो जाए तो उसकी वजह से पॉड फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है लिगामेंट्स ऑफ एंकल। क्या होते हैं? एंकल के लेटरल लिगामेंट होते हैं जो कि फर्दर 3 लिगामेंट पे कंप्राइज कर रहे होते हैं, एंटीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर टेलोफिबुलर और कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट्स। इसके अलावा मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट आता है, और तीसरा लिगामेंट फिब्रस कैप्सुल आ जाता है। और उन्होंने पूछा भाई इस केस में कौन सा लिगामेंट की टेयरिंग हुई होगी। यहाँ पर लेटरल साइड पर वहाँ पर टेंडरनेस है और मीडियल मेल्यूलस का फ्रैक्चर हुआ हुआ है। तो मीडियल मेल्यूलस का फ्रैक्चर हुआ हुआ है, इसलिए मीडियल लिगामेंट जो है एंकल का, जिसे डेल्टॉइड लिगामेंट कहते हैं, उसकी टेयरिंग हुई होगी। बाकी जैसे केस में मैनेजमेंट थी, मैनेजमेंट ये जो आ जाती है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है ना, बोन ग्राफ्ट और फिर आर्थ्रोप्लास्टी। तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हम दे तो हम पेन रिलीफ करेंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे, बेड रेस्ट कर देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें पहले करेंगे जो मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसमें फिर अर्ली स्टेज और लेटर स्टेज की अकॉर्डिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट भी डिफर कर रहा होता है। ये फिर वही रिपीट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है कि टीबीएल नर्व का सारा बताना है। टीबीएल नर्व जो होती है वो वेंट्रल डिवीजन ऑफ द वेंट्रल लिमाई से बन रही होती है, लोअर थर्ड ऑफ द थाई में राइज कर रही होती है, फिर एक्सटेंड कर रही होती है सुपीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा से इंफीरियर एंगल ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा पर पॉप्लिटियल वेसल के सुपरफिशियल लाई कर रही होती है और डीप टू द गैस्ट्रोकनीमियस एंड सोलिया सेंटर हो रही होती है। पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी को कंपनी कर रही होती है, मीडियल मेल्यूलस के पीछे से गुजर के फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के नीचे से मीडियल और रेटेड प्लांटर नर्व्स बना देती है। इसकी ब्रांचेस मस्कुलर ब्रांचेस हैमस्ट्रिंग और पोस्टीरियर लेग को देती हैं। जो मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं वही मोटर लॉस हो रहा होता है। कटेनियस ब्रांचेस सूरल नर्व होती है जो कि लोअर हाफ ऑफ द बैक ऑफ द लेग को और लेटरल फुट को दे रही होती है टिल द टिप ऑफ द टू। और जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। इसके अलावा टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं जो कि आर्टिकुलर ब्रांच होती है, एंकल को सप्लाई करी होती है।